वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट तक देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट हमने क्या लास्ट क्लास थी, अगर हमने लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों अराइज हो रहा था, उसमें सिंपली हमारे पास क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की वजह से ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करता है। अब वहाँ पे हमने देखा था कि वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा और लगभग अप टू 3 कार्बन तक हमारे पास वो ख़त्म होगा, और एक कार्बन से दूसरे कार्बन एटम तो लगभग 10% ट्रांसफ़र होता है चार्ज। तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव में हमारे पास क्या था, पार्शियल शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होगा कंप्लीट शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीट शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कंप्लीट शिपमेंट किस इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो समझेंगे। तो व्हेन कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन and pi electrons occur, then it is known as mesomeric इफेक्ट। हमारे पास लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास बीच में खड़ा है तो थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट जाएगा, और थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिला तो उसमें पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। मगर यहाँ पे कंप्लीट शिफ्टमेंट होगा तो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, नेगेटिव चार्ज हमारे पास होगा, लोन पेयर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमारे पास है। अगर जब ये कंप्लीट शिपमेंट होगा तो उसी को बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हमारे पास जैसे इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या होता था कि हमारे पास ये ऑपरेट होता था सिग्मा बॉन्ड से, मेसोमेरिक इफेक्ट में ये जो ऑपरेट होगा हमारे पास वो होता है पाई बॉन्ड से। इट ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। दूसरी बात, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या होता था कि वो हमारे पास वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता था। जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट लगभग हमारे पास वो धीरे धीरे घटते जाता था, जितना डिस्टेंस हो या प्लस आई हो या माइनस आई हो। तो मगर अब यहाँ से पढ़ेंगे जब मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेसोमेरिक में हमारे पास क्या होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। तो वो कितना दूर, अगर वहाँ पे मेसोमेरिक ऑपरेट हो रहा है तो वो ऐसा जितना फर्स्ट पोजीशन पे इम्पैक्ट करेगा उतना ही हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन पे भी जहाँ पे वो मेसोमेरिक इम्पैक्ट लग रहा है वहाँ पे भी सेम इम्पैक्ट होगा। उसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं, वो क्लोज है तो उसको ज़्यादा और दूर है तो उसको ज़्यादा। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेसोमेरिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट बात, अब हमारे पास यहाँ पे जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जब हम ड्रॉ करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस एक ही चीज़ है हमारे पास। तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जहाँ पे हमने लिखा उसमें एक और लिख देते हैं रेजोनेंस। इसी को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। तो इन दिस इफेक्ट मोर देन वन a structure is possible or
called resonating contributing और एक हमारे पास आ जाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये अगर हमारे पास जब मेसोमेरिक या रेजोनेंस पॉसिबल होता है तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमारे पास पॉसिबल होगा और उन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे रेजोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर, पैराग्राफ इनके, दीज स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल होंगे, रियल नहीं होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे, ये रियल नहीं होते हैं। रियल स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होता है। तो उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज एक्चुअल structure of the molecule। रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होगा और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब सबसे लेस एनर्जेटिक। तो हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज highly stable than resonating structure। तो इतनी बातें हमारे पास होगी, जो इतनी बातें होगी वो रेजोनेटिंग हमारे रेजोनेंस या मेसोमेरिक में होगा। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे पहला पॉइंट फिर से बात करते हैं कि हमारे पास जब कंप्लीट शिपमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो थ्रू पाई बॉन्ड, तब हमारे पास उस इफेक्ट को बोलेंगे मेसोमेरिक। और ये ऑपरेट होगा पाई बॉन्ड से और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा। और ये हमारे पास इफेक्ट में मोर देन वन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होता है, जो या पॉसिबल होता है या ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और दीज स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी होते हैं। एक्चुअल में हमारे पास रियल जो होता है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, कंट्रीब्यूटिव या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलो, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वो सारी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करेगा। तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स लिखना चाहें, resonating hybrid explain all properties of the molecule। अच्छा, यहाँ से एक और बात जानना कि जैसे अगर हमारे पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास है सो लेस स्टेबल होगा। अगर लेस स्टेबल होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। अगर हमारे पास अलग अलग होगी तब वहाँ से एक बात समझना कि अगर अलग अलग होगी तो उस केस में जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और जो हमारे पास लेस स्टेबल होगा वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसीलिए उसका नाम बोला था कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कि अगर जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने में, और जो जितना ज़्यादा लेस स्टेबल होगा वो उतना कम कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने में। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड अभी हमने क्या बता, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास सिंपली क्या है कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो एक रियल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है
वो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो अभी हम लोग समझेंगे कि बनता कैसे है जब हम लोग राइटिंग समझेंगे कि राइटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और वहाँ से फिर हम लोग सीखेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनेगा। अब यहाँ से इस चीज़ को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग हाइब्रिड समझने के लिए तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना आना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए तुम्हें एक ही रूल याद रखना है कि एट ए टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बॉन्ड फॉर्म करना है। तो एक बॉन्ड ब्रेक करना है, दूसरा बॉन्ड फॉर्म करना है। अब अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा, अच्छा इससे पहले हमें ये इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड से पहले हमारे पास कंडीशन पता होना चाहिए रेजोनेंस किसमें मौजूद होगा, तभी तो हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम बात समझेंगे कि हमारे पास कंडीशन फॉर रेजोनेंस होता क्या है, कि किस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल होगा, किस केस में रेजोनेंस नहीं पॉसिबल होता है। अच्छा, अब यहाँ से समझना कि अगर हमारे पास एक नल है, नल से हमारे पास पानी निकल रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास पोर्ट है या फिर एक टंकी है, इस टंकी में हमें पानी भरना है। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ से एक पाइप से यहाँ पे हमारे पास ये पाइप से हमारे पास ये इसमें अगर फिलअप करेंगे तो ये पाइप हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस करने मतलब ये बिना कट छट कर आना चाहिए। अगर मान के चलो कि यहाँ पे कट गया तो पानी तो यहीं लीक कर जाएगा। तो सेम चीज़ हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है कि अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह कंप्लीट अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हमारे पास वो कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम। जैसे अगर तुम ह्यूमन चेन की बात करते हैं, अगर हमारे पास एक दीवार है इस बोर्ड के इस साइड से और एक बोर्ड के इस साइड से, तो अगर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और इधर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये इन दोनों इंड को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेम चीज़ होना चाहिए कि जब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखें तो या रेजोनेंस पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा, उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि उसमें हमारे पास कंप्लीट शिपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस कि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या हमारे पास किसी मॉलिक्यूल्स में मौजूद होना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल सबसे पहला तो प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अगर प्लेनर है तो जनरली हम लोग बात करते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, तो कार्बन की मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितना हो सकता है, तो sp3। अगर sp3 है तो sp3 के केस में हमारे पास जो बनेगा वो टेट्राहाइड्रल बनेगा। टेट्राहाइड्रल हमारे पास नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर क्योंकि दो बॉन्ड प्लेन में होता है, एक प्लेन के एबव और एक प्लेन के बिलो, तो ये तो हमारे पास नॉन प्लेनर हो गया। जब हम sp2 और sp की बात करेंगे, हमारे पास sp2 की बात करेंगे तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, एक ही प्लेन पे होगा। sp की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास लीनियर होगा, तो लीनियर भी तो एक ही प्लेन पे आएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कंसिडरेबल है। ये नॉन प्लेनर है तो नॉन प्लेनर में हमारे पास बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर प्लेनर होना चाहिए तो प्लेनर होना चाहिए तो एक दो ही हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp2 या तो sp हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो तभी होगा जब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp। यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन या तो हमारे पास sp2 होना चाहिए या तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, तभी हमारे पास लीनियर पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कंडीशन, हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एक और हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो ऐसो एक से ज़्यादा हमारे पास और हमारे पास ओवरलैपिंग होना चाहिए, वो भी साइड वाइज। One orbital have more than one overlapping, जो ओवरलैपिंग होना चाहिए वो साइड वाइज होना चाहिए, साइड वाइज। यही दो कंडीशन है कि पहला क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, दूसरा हमारे पास जो एक ऑर्बिटल होगा उसका मोर देन वन हमारे पास ओवरलैपिंग होना चाहिए, और जो ये ऑर्बिटल्स होना चाहिए वो हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए।
अनहैबिट ऑर्बिटल हैव मोर देन वन ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग? साइड वाइज, मतलब पाई बॉन्ड्स हमें बनाना है। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे हम कार्बन कंसिडर करते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल पे कार्बन कंसिडर करते हैं, इसके पास एक हमारे पास ऑर्बिटल है, तो या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp रहा, तो दोनों केस में हमारे पास, इस केस में जब बात करेंगे sp2 केस में, तो टोटल 4 कार्बन के पास ऑर्बिटल्स है, 4 है तो इसमें 3 यूज़ होगा, तो अभी इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली होगा। जब इसमें बात करेंगे तो कम से कम तो 2 p ऑर्बिटल खाली है, तो इसीलिए हमारे पास एक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड, दोनों में ये जो हमारे पास है 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये एक है और इसमें 2 है। तो सेम चीज़ की 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इस कम से कम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों हो को जरूरी नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम एक ऑर्बिटल का तो होना चाहिए कि एक से ज़्यादा ओवरलैपिंग होना चाहिए, वो भी साइड वाइज। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp के केस में हमारे पास हाइब्रिड एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एटलीस्ट खाली होगा। अगर खाली होगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, ये इधर कार्बन ले लेते हैं, इधर कोई हमारे पास ए स्पीसीज लेते हैं जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ से गौर से देखो, अगर इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो इधर भी पाई बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कार्बन ही कंसिडर कर लिए हैं, तो यहाँ पे कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे। अगर वैकेंट ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे तो इस कार्बन का तो इधर भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान के चलो कि बीच में तुम हो, तुम लोग 3 दोस्त हो, या तुम्हारे पास क्या है कि एक ए पर्सन, ये तो ए मान ही लिए हैं, ये बी कंसिडर कर लेते हैं या सी कंसिडर कर लेते हैं। अब ए ने कुछ बात बोला बी को, बी से सी तब कब जाएगा? ए तो कनेक्ट नहीं हो रहा डायरेक्ट सी से, बी कुछ बोले तो ये बी हमारे पास क्या कर रहा है? कनेक्शन का मीडियम बन रहा है। तो सेम चीज़ जैसे अभी हमने कुछ देर पहले नल का एग्जांपल लिया था कि नल कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी नल से हमारे पास टंकी तक पानी जाएगा। तो ये जो हमारे पास है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ए पे जो होगा वो सी पे ट्रांसफ़र हो सकता है तभी जब ए हमारे पास सी से कनेक्टेड हो, और इसको मान लेते, सॉरी ए बी से कनेक्टेड हो, इसको बी ही कंसिडर कर लेते हैं। बार बार कार्बन कार्बन कर रहे हैं। ए बी से कनेक्ट हो, बी हमारे पास सी से कनेक्टेड हो, तो ए से बी पे आएगा, बी से सी। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन आया, तो ये चीज़ समझ में आया कि ए से बी हमारे पास, जैसे अब इस केस को समझेंगे, जैसे अगर हमने माना कि CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, अगर कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा देखो, यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है? एक इधर सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ 3, तो एक ऑर्बिटल अभी भी बचा होगा, तो ये भी sp2, पहला वाला sp2, दूसरा वाला भी sp2, यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी sp2। अब देखो यहाँ से क्या है कि पहला वाले कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पाई बॉन्ड इधर से भी इस साइड, इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो हमारे पास इसके साथ भी नहीं बनाएगा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब मान के चलो कि इसमें हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड अगर हमने ब्रेक किया, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम तोड़ करके इस ऑर्बिटल पे ले आए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनेगा वो ये बनेगा, CH2 पर पॉजिटिव, ये CH हमारे पास CH2, ये हमारे पास इस पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव आएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल खाली है, ये हमारे पास कैसा? वैकेंट। ये जो ऑर्बिटल होगा ये हमारे पास फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि ये बॉन्डिंग तोड़ा, ये बॉन्डिंग तोड़ा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा पर पॉजिटिव नेगेटिव बाय, हमारे पास क्या कर लेगा? पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। तो जो दूसरा हमारे पास इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। गौर से देखना हमने क्या किया, ये अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड, बॉन्ड तोड़ के हमने नेगेटिव लाया सेकंड पे। अब यहाँ से देखो, ये जो बॉन्ड था वो 2 और 3 के बीच था, या पॉजिटिव चार्ज 1 पे था, हमने ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थर्ड पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास
मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो, प्लेनर होगा तो प्लेनर होने के रीज़न क्या है कि ये जो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है एक ही प्लेन पे होंगे, और एक ही प्लेन पे होंगे तभी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अगर एक एबव और दूसरा बिलो हो जाए या दूसरे प्लेन पे आ जाए तो ये ओवरलैपिंग साइड वाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लेनर होने के लिए क्यों कंडीशन होना चाहिए कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स की या दूसरे एडजेसेंट जो एटम्स होंगे उसके साथ वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाएगा। बोलो। हाँ, अरे ये साइड वाइज ओवर क्या कर रहा है। अरे देखो देखो शेयरिंग से भले देखो यहाँ से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव, पाई बॉन्ड शेयरिंग से थोड़ी बनता है, पाई बॉन्ड्स हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। वो जो तुम बोल रहे हो वो बोलना चाह रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड का, कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है, मगर जो हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है वो पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। एक मॉलिक्यूल्स में एक ही सिग्मा होगा, हेड एंड ओवरलैपिंग, तो इसके कारण सिग्मा बन गया। अब ये जो अगर साइड वाइज अगर वो ओवरलैप करेगा, ये तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो इधर भी ओवरलैप कर सकता है, इधर भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि इस बॉन्ड को कोई एक बस अगर हम जनरली यहाँ पे बात करें तो इस बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड तोड़े हो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ट्रांसफर किए हो ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो इधर साइड वाइज ओवरलैपिंग बना लेगा या तो इधर कर लेगा। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं ना तो वहाँ पे ये याद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास फर्दर वापस भी जा सकता है, और इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन सकता है और इस स्ट्रक्चर से वापस इस स्ट्रक्चर्स में चेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं कि दोनों कुछ कंडीशन हो सकती है। नेगेटिव फिर तो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, फिर से वापस आ गया। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा। ऐसा ही सेम नेगेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे दिए हो ट्रांसफर किए हो इसको बगल वाले में कर सकते हो, तो नेगेटिव इसके पास होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एक एटम से दूसरे एटम पे हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास रेजोनेंस होने के लिए क्या हो, बस 2 ही कंडीशन याद रखना कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। दूसरा जो हमारे पास एक जो ऑर्बिटल होगा उसके एक हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, बगल वाले। अब ये नहीं कि तीसरे यहाँ से कंटिन्यूअस नहीं है, वो थर्ड हमारे पास या सेकंड अल्टरनेटिव जो पोजीशन है उसके साथ ओवरलैपिंग, तो वो कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। तो एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए। ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट बगल में ही तो है, एडजेसेंट, तो एक दूसरे के बगल में हमारे पास ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ से 2 बात। अब यहाँ से हमारे पास जो पता चला, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बोल पाई बॉन्ड्स ही बोल देते हैं, वो हमारे पास कनेक्टेड हो कंजुगेटेड सिस्टम से, कंजुगेटेड सिस्टम से। कंजुगेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे वो समझना कि जब हमारे पास कार्बन के बीच अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल बॉन्ड। अब ये बाकी जो वैलेंसी है वो किसी से भी सेटिस्फाइड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो गौर से देखो हमारे पास कंडीशन क्या, फिर से वही तो आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्बिटल्स होगा, ये भी sp2 होगा तो इसके पास भी ऑर्बिटल। सारे के सारे आइटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो हमारे पास एक ही प्लेनर में होगा, और सबके पास एक हमारे पास एक जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से एडजेसेंट से ओवरलैप है। दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम समझना कि जब ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेट होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और ये कंटिन्यूअस चलता रहे। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं। अब यहाँ से देखोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अभी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे होंगे। एक को हम मान रहे हैं ये p, एक हमारे पास एक p ऑर्बिटल्स है, दूसरा जो p ऑर्बिटल होगा जो अगर हमारे पास वो अनहाइब्रिडाइज है, तो अगर एक जो px या py कुछ भी कंसिडर कर ले, तो जिस प्लेन पे होगा दूसरा जो ऑर्बिटल होगा उसका जस्ट परपेंडिकुलर मान के चलते हैं कि px और py
हमारे पास बचा हुआ है, तो पी एक्स और पी वाई बचा हुआ, तो पी एक्स और पी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम या तो पी जो भी दो ऑर्बिटल्स कंसिडर करोगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो आएगा, तो दूसरा जो ऑर्बिटल्स होगा वो ऐसे होगा। अगर ये हम प्लेन बोर्ड के प्लेन पे मानते हैं तो ये बोर्ड के अंदर और बोर्ड के हमारे पास बाहर की ओर होगा। तो यहाँ से गौर से समझना, ये डबल कनेक्शन ऑफर कर रहा है, या तो कंजुगेशन ये ब्लू वाले से कर सकता है बोर्ड वाले प्लेन से, या तो इधर से भी कर सकता है। तो इसमें भी तो हमारे पास कंडीशन है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है, इस प्लेनर के बजाय इसमें बोल सकते हैं लीनियर है। जब ट्रिपल बन जाएगा तो सब एसपी लीनियर आ जाएगा, लीनियर है तो प्लेन पे यहाँ ही सकता है। तो लीनियर है तो इसमें दो ऑफर है, ये ब्लू वाले से कंजुगेशन कर सकता है या फिर हमारे पास ये जो ग्रीन वाले से कंजुगेशन कर सकता है, दोनों में से किसी कर सकता है। और तीसरा जो हमारे पास सेम इसी तरह का कि जब हमारे पास ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो, तो अगर डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो तो उस केस में समझना इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन सबका sp, अगर sp होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास जो दो ऑर्बिटल्स अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी एक हमारे पास प्लेन पे होगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, सेम ऊपर वाला जैसा ये ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशन अवेलेबल हो गया रेजोनेंस करने का। तो ये हमारे पास अगर ये सिंगल बॉन्ड या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है तब के केस में रेजोनेंस हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो, या लगातार हमारे पास डबल बॉन्ड हो, तो उस केस में कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। अब ये जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो उस केस में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो उसमें ऐसा फिर देखने की ज़रूरत नहीं है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या हमारे पास प्लेनर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तीनों केस में देखो या तो sp2 हाइब्रिडाइज है या तो फिर sp है, तो वो अपने आप प्लेनर फॉलो करा और सबके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जो एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि हमारे पास किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, विच ऑफ द flowing molecule so resonance कितने मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पॉसिबल होगा। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास है एसिडिक एसिड, नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे कि दो कार्बन है तो एसिड यूज़ करते हैं, और ऐसा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड सिर्फ यूज़ करते हैं, ओ हटा देते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में। और जब आईपैक करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ से देखो इसका जो हमारे पास इस स्ट्रक्चर से तो बेहतर पता चलेगा जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यही हमारे पास होगा। अब यहाँ से गौर से देखें जो हमने बताया था, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 2 बॉन्ड्स बनाना है। अगर 2 बॉन्ड्स बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर ही दोनों साइड यूज़ किया होगा दोनों सिग्मा बनाने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2 लोन पेयर हो गया। अब हमने कुछ देर पहले ही बोला है कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड इन तीनों से किसी टाइप का सिस्टम होना चाहिए। गौर से देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ गया। और दूसरा देखना एक और छोटा सा काम करना है कि डबल बॉन्ड जो टूटना चाहिए उसके हिसाब से रेजोनेंस होना चाहिए। गौर से देखो ये डबल बॉन्ड अगर हमारे पास टूटेगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्ट लोन पेयर मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लोन पेयर है उसका कंप्लीट शिपमेंट हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम, मतलब इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का पहले तो स्ट्रक्चर्स लिखना आना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा ये CH2 की जगह CH होगा, तो इसका पहले तो स्ट्रक्चर्स हम लोग लिखेंगे और उसमें फिर पता करेंगे कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर हमारे पास बीच में CH2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो CH2
CH2, हमारे पास फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मॉलिक्यूल्स का हमारे पास जो लिखा हुआ वो ये 2 बार है, गौर से देखो। यहाँ पे हमारे पास एक बार ये मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे ये दूसरा, और CH2 2 बार है, CH2 2 बार आ गया। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इस मॉलिक्यूल का ऐसे है। तो इसमें बताना रेजोनेंस होना चाहिए। गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड हमने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल का एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। तो पहला तो यहाँ पे देख, जैसे ये आ गया हमारे पास sp3 के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो ये कनेक्टेड ही नहीं है अगले वाले सिस्टम से। या फिर बोले थे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, वैसा कोई अगर किसी भी तरीके से लगाओ तो यहाँ से पता चला कि इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट ऑर्बिटल से हमारे पास एडजेसेंट एक ऑर्बिटल का एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है ही नहीं, वो एक ही साइड ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट अब इस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सेम देखो, हमारे पास गौर से देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेगा, अपने पर नेगेटिव लाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव आएगा ये अगले ट्रांसफर कर देगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट ट्रांसफर। गौर से देखना, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे तो हमारे पास है ही, तो सबकी जगह कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड में हमारे पास ये देखो, साइनाइड ये चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइड में। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड, N पे ये नेगेटिव आएगा। होता यहाँ पे क्या है वो समझिएगा। जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N है, यहाँ से एक बॉन्ड हुआ होगा, जो बॉन्ड टूटा और इस पे आ गया। बॉन्ड यहाँ पे कोई बॉन्ड मान लेते H ही है, तो ये बॉन्ड टूटा, इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था HCN में वो था sp। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास इस केस में नाइट्रोजन ने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे। मगर अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो कार्बन एक ही एडजेसेंट या फिर बगल वाले एटम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जैसे ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो, या फिर इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में हमारे पास स्टेबल दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो नाइट्रोजन पे जाना चाहेगा। अगर नाइट्रोजन में जाना चाहेगा तो ये पहला हमारे पास क्या है कि जैसे ये नेगेटिव आएगा कार्बन पे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। जब भी किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन आ जाए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और घटेगी तो ये पहला है सो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तोड़ देगा। बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना देता है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड टूटा उसके कारण नेगेटिव, यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना था, इलेक्ट्रॉन चला गया था उसके कारण पॉजिटिव आएगा, और पहले क्या था नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लेगा, न्यूट्रल। तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड कंप्लीट। अगर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का, और यहाँ पे 2 3 4, सॉरी हमारे पास कितने हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 हो जाएगा हमारे पास, 3 4 5, हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 2 काउंट करेंगे 6, और यहाँ पे 2 8, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3, ये 4 5, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो उस केस में एक छोटा सा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है। दूसरा यहाँ पे देखना, हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ से हमने क्वेश्चंस बताया क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये कंजुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ से देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो पहली नज़र में क्या दिख रहा है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, मगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। रेजोनेंस पॉसिबल क्यों नहीं है कि इस केस में कोई ऑर्बिटल खाली हो तो होना चाहिए जिसके ये ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। ये तो हमारे पास मस्ट कंडीशन है।
अब यहाँ से गौर से देखना इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो इसके पास 4 ऑर्बिटल, 2s का 1 ऑर्बिटल, 2p का 3 ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल क्या इसने, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। अगर 4 बॉन्ड बना दिया तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज को दूसरे से ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, और कर नहीं सकता तो इस केस में इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं है मगर पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अगर आपसे पॉजिटिव बोलिए कि मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है, क्या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्ड्स का हो रहा है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे। गौर देखो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, फिर होना चाहिए था डबल बॉन्ड। यहाँ पे गौर से देखो ये आ गया sp3, प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में देखो, पहला देखो जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चंस किया और इसमें क्वेश्चंस किया सेम ही तो है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर हमारे पास आगे मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड्स टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड्स क्या, सॉरी लोन पेयर क्या है, सिंगल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड सिस्टम आ गया। तो ये रेजोनेंस हमारे पास इस केस में पॉसिबल होगा। इधर से हमारे पास ये CH3 की थोड़ी करवा रहे हैं, यहाँ लोन पेयर का करवा रहे हैं ना रेजोनेंस की बात। अब यहाँ से समझना कि ये जो PH3 अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस है, अब नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम फैमिली का, तो अगर नाइट्रोजन में नहीं हो तो फास्फोरस में भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस में अंतर क्या है, ये सेकंड पीरियड का है तो ये थर्ड पीरियड का है। अगर थर्ड पीरियड का है तो इसके पास 3d ऑर्बिटल्स होगा। अगर 3d ऑर्बिटल्स होगा तो हमारे पास इसके पास 3d ऑर्बिटल खाली होता है। इसका जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 3s2 3p3 आएगा, तो 3d क्या है 0, सारे के सारे खाली। तो अगर सारे के सारे खाली है तो यहाँ पे d ऑर्बिटल तो होगा, और d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। नाइट्रोजन के केस में उसके पास 3d ऑर्बिटल्स नहीं था, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल नो रेजोनेंस। वैकेंट ऑर्बिटल जैसे 3d आ गया हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहाँ के केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। इस मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा करना कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो गौर से, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, कंजुगेटेड सिस्टम, यस नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका रेजोनेंस दोनों साइड हमारे पास पॉसिबल होगा। तो अगर रेजोनेंस इधर भी करवा सकते हैं इसका रेजोनेंस, और दूसरा रेजोनेंस हमारे पास इस नेगेटिव का हमारे पास इस साइड भी हो सकता है, तो यहाँ पे डबल रेजोनेंस दोनों साइड हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब याद करो GOC का फर्स्ट क्लास जिसमें हमने बोला था इंटरमीडिएट आपको पढ़ाया था, कार्बोकैटायन कार्बन आयन कार्बन फ्री रेडिकल, उसमें कार्बन आयन का 2 हाइब्रिडाइजेशन बताया था। उसमें बताया था एक sp3 होगा और एक sp2। sp3 तब होगा जब वो डीलोकलाइज होगा, सॉरी sp3 तब होगा जब लोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज तब होगा, सॉरी डीलोकलाइज के केस में sp3 से जगह sp2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एक्चुअली में आ जाता है हमारे पास अनहैबिड ऑर्बिटल में। तो इसने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए, 1, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा अगर आ गया इसके पास, अगर 3 सिग्मा फॉर्म हो रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो ये p जो हमारे पास p ऑर्बिटल है वो मानते हैं कि हमारे पास अनहैबिड है। अच्छा, ये अनहैबिड क्यों माने, क्योंकि पहला तो एक चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब तक हमारे पास वो यूज़ हो रहा है। अगर वही रहता तो हम लोग आगे की थ्योरी नहीं पढ़ते, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन नहीं पढ़ते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ते। एक हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उससे कुछ मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन आ जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। हर जगह वो यूज है कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ये चीज़ कि हमारे पास ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो sp3 से sp2 ही क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब मान के चलो कि अगर मेरे हाथ में एक बॉटल है, अगर मेरे को एक ही हाथ में रखना है तो एक टाइम पीरियड तक हम होल्ड कर पाएंगे, मगर मैं बोलूं कि इसी हाथ में जो मेरा बॉटल है वो दूसरे हाथ में मैं ट्रांसफ़र कर दूं, फिर दूसरे हाथ से फिर पहले हाथ में ट्रांसफ़र कर दूं, या फिर दूसरे को दे दूं, ज़मीन पे नहीं रखेंगे, मगर एक से दूसरे पे अगर ट्रांसफ़र होगा तो बर्डन कम होगा। कार्बन एक छोटा एटम है, वो नेगेटिव चार्ज बेयर नहीं करना चाहेगा, तो वो अगर डिलोकलाइज हो रहा है तो उस केस में वो ज़्यादा स्टेबिलिटी करेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 आ जाता है।
ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मॉलिक्यूल्स है, सीधा सिंपल कीजिए, अगर वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है तो होगा। और क्यों होगा? तो इसी वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में आएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन लोन पेयर है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी लोन पेयर है, मगर यहाँ पे जो बीच वाला मॉलिक्यूल है वो sp3 है। अगर sp3 है तो इसके पास इन दोनों को कनेक्ट करने का कोई जरिया ही नहीं। तो अगर कनेक्ट करने का जरिया नहीं तो फिर भाई कनेक्टेड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल्स में देखो, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक p ऑर्बिटल होगा। इस केस में हमारे पास सिंपली रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टूटेगा, फिर ये आगे चला जाएगा, तो इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस अल्टरनेट आ गया, रेजोनेंस इस केस में भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे कि sp2 जैसे सॉरी हमारे कार्बन आयन जैसे आ जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो sp3 की जगह sp2 हो जाएगा। तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड्स बना हुआ है, मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग किया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल हो गया। तो अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं, बस 2 ही फैक्टर याद रखना है। तो एक तो कंजुगेटेड सिस्टम वाला, और दूसरा सबसे कि हर जगह अप्लीकेबल होगा कि मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए, और एक अनहैबिट ऑर्बिटल का एडजेसेंट ऑर्बिटल दोनों के साथ, लेफ्ट और राइट दोनों के साथ हमारे पास उसका ओवरलैपिंग पॉसिबल होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल होता है। क्लियर इतनी बात है? अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस हमारे पास जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का सीधा सिंपल तरीका है हमारे पास, सिंपल कि एट अ टाइम हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।